नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में सामाजिक न्याय से है। मुख्य रूप से हमारी ये जो खबर है यह संबंधित है विकलांग अधिकारों से, जिनको वर्तमान में दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। इस दिव्यांग अधिकारों के संदर्भ में दिव्यांग अधिकार विशेष रूप से जो कैदी दिव्यांग के अधिकार हैं वह तब चर्चा में आए जब पार्किंसन रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया और उनको जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह सहायता उनको नहीं दी गई, जिसके बाद से दिव्यांग कैदियों की जेलों में स्थिति आदि के संदर्भ में और उससे संबंधित जो अधिकार जैसी बातें हैं, अधिकार जैसे जो मुद्दे हैं वह चर्चा में आ गए। तो इस लेख के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष रूप से जो दिव्यांग कैदी हैं उनको किन किन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विविध दस्तावेजों और कानूनों के माध्यम से अधिकारों को दिया गया है और किस प्रकार से राज्य द्वारा इनको सुनिश्चित किए जाने का प्रयास करना चाहिए। तो संदर्भ क्या है? तो अभी हाल में ही एक 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी को सिपर और स्ट्रॉ से वंचित किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें जो ये 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी हैं वह पार्किंसन नाम की बीमारी से ग्रस्त हैं और पार्किंसन नाम की जो बीमारी होती है उस बीमारी में व्यक्ति का जो अपने हाथों और पैरों पर जो नियंत्रण होता है वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, जिसके चलते व्यक्ति किसी चीज़ को पकड़े जाने के संदर्भ में इतना सुनिश्चित नहीं हो पाता, उसके हाथ लगातार कांपते रहते हैं और इसके चलते वह कुछ खाने पीने में सक्षम नहीं हो पाता है। यही कारण है कि पार्किंसन रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सिपर और स्ट्रॉ आदि बोतलों और इस प्रकार के उपकरणों से भोजन और जल ग्रहण करना पड़ता है और एक प्रकार से वह उनकी ज़रूरत बन जाता है। लेकिन इन 83 वर्षीय व्यक्ति को जब एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अक्टूबर 2020 में 2018 के एक केस भीमा कोरेगांव हिंसा में संलिप्तता के आधार पर इनको जब अनैतिक गतिविधि निवारण अधिनियम 1967 यूएपीए एक्ट 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया और इनको मुंबई की जेल में रखा गया, तब इन्होंने एक पत्र लिखकर एनआईए पर यह आरोप लगाया कि फादर स्टेन स्वामी पार्किंसन बीमारी से ग्रस्त थे, इसके बावजूद उनको जो भोजन और जल की आवश्यकता के संदर्भ में जो उनको उपकरणों की आवश्यकता थी जैसे कि स्ट्रॉ और सिपर आदि वह उनको नहीं दिए गए, जो अनेक विशेषज्ञों के अनुसार उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। अब इससे यह जो पूरा जो मामला है वह कई विद्वानों द्वारा इस आधार पर कहा गया है कि हाल में उनको खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस पर, उनको खुद के खर्चे पर स्ट्रॉ और सिपर की व्यवस्था करा दी गई है। लेकिन यह जो पूरा जो मामला है वह कई अन्य महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालता है जिसे हमें समझने की जरूरत है, जैसे कि यह पूरी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया की असंवेदनशीलता को दिखाती है, जिसमें फादर स्टेन स्वामी द्वारा जब न्यायालय में इससे संबंधित याचिका दायर की गई तो उसको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अर्जेंट बेसिस पे नहीं सुना गया, अपितु इसमें कई दिनों की देरी की गई और इसके भी संदर्भ में अंतिम फैसला अभी तक नहीं आया है। तो यह एक प्रकार से मूल अधिकारों से वंचित किए जाने का भी मामला है
और अगर हम बात करें विविध प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विविध मानव अधिकार दस्तावेजों की और उसमें संबंधित प्रावधानों की, तो हम ये पाते हैं कि दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित, विशेष रूप से कैदी दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और भारत ने भी इसको समर्थन दिया है। तो यह इस बात को बताता है कि भारत को इसका पालन करना चाहिए एक राज्य के दायित्व के रूप में। अब अगर हम भारतीय जेलों की स्थिति के बारे में बात करें, जो बेहतर नहीं है, जो भीड़-भाड़ और राज्यों द्वारा अधिक फंड ना खर्च किए जाने की पृष्ठभूमि में समस्याओं से ग्रस्त है, तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि भारत ने जो विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन प्रारंभ किया है, उन अनुपालनों में भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकार किया गया निःशक्त जनों के अधिकार पर कन्वेंशन, इसको भारत द्वारा स्वीकार किया गया है। जैसे कि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूएनसीआरपीडी, इसको जो है भारत ने स्वीकार किया है। भारत ने जो इसे स्वीकार किया है उसमें कैदियों के अधिकारों की भी बात की गई है और इसके माध्यम से जो जेल के अधिकारी आदि हैं उन पर यह सकारात्मक बात डाली गई है, उनके अधिकारियों पर, इसके माध्यम से अधिकारियों पर यह सकारात्मक बाध्यता डाली गई है कि वे दिव्यांग कैदियों के कल्याण के लिए कार्य करें और उनसे समानता के आधार पर व्यवहार करते हुए उनकी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करें। जैसे कि उनको यदि वह किसी प्रकार की अंग भंग आदि के शिकार हैं तो उन्हें सहायक उपकरण आदि दिए जाने चाहिए और उनका जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि उन्हें अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों की पूर्ति में किसी अन्य पर निर्भर ना रहना पड़े। और यदि राज्य द्वारा इस तरीके की कार्य नहीं किए जाते हैं तो यह राज्य के द्वारा उसके दायित्व से वंचना के समान है। अब इस पे अगर हम बात करें कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के संदर्भ में, तो दिव्यांग कैदियों के अधिकारों पर ICCPR, जिसे की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, हिंदी में से कहते हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा। यह जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है, इसमें भी दिव्यांग कैदियों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने के संदर्भ में बात कही गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली महासभा ने 2015 में एक संकल्प पत्र को स्वीकार किया था और इस स्वीकार किए गए संकल्प पत्र का नाम रखा गया था नेल्सन मंडेला नियम। तो ये जो नेल्सन मंडेला नियम है वो भी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो कैदी हैं उनको समय पे उपचार दिया जाना चाहिए, कैदियों को बेहतर ढंग से रखे जाने पर बल दिया जाना चाहिए और उनकी भौतिक, मानसिक और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उसको भी समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना चाहिए। भारत ने भी इन सारे दस्तावेजों के विविध प्रावधानों को स्थापित किया है अपने संवैधानिक माध्यमों से, जिसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत ने स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में स्थापित है। अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार स्थापित किया गया है और यह जो समानता का अधिकार और गरिमामयी जीवन का जो अधिकार है वह दिव्यांग कैदियों के संदर्भ में भी स्थापित होता है। दूसरी तरफ हमने 2016 में निःशक्त जनों के अधिकार को लेकर एक कानून पारित किया और यह जो कानून है यह भारत में अवस्थित सभी प्रकार के दिव्यांगों पर लागू होता है और इसमें दिव्यांग कैदी भी शामिल हैं।
अब इसी के तहत ये कहा जाता है कि दिव्यांग जनों का जीवन और बेहतर किया जा सके, यह राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसमें दिव्यांग चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो, उनको अनेक सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से पीड़ित होने का एहसास ना हो। अब चूंकि इसमें पार्किंसन बीमारी को एक विशिष्ट दिव्यांगता, विशिष्ट डिसेबिलिटी के रूप में भी पहचाना गया है, अतः इसके लिए भी राज्य को कार्य करने की जरूरत है। तो दिव्यांगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निश्चित रूप से हमें कार्य करना होगा। दूसरी ओर अगर हम फादर स्टेन स्वामी के मामले को देखें तो इसमें कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगर हम पहली बात के बारे में बात करें तो हम ये पाते हैं कि फादर स्टेन स्वामी को जो जेल में रखा गया है, उस जेल के रखे जाने के संदर्भ में जो उन पर जो आरोप लगाए हैं वह अब तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं और इसके संदर्भ में जो ट्रायल किया जाना चाहिए था वह ट्रायल भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मात्र आरोपों के आधार पर उनको जेल में रखे जाना एक प्रकार से उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है, जिसमें भारतीय मूल अधिकार व्यवस्था में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी या अपराधी नहीं माना जाना चाहिए जब तक उस पे आरोप सिद्ध ना हो। और फादर स्टेन स्वामी पर अभी इसके संदर्भ में आरोप जो लगाए गए हैं वह पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुए हैं और इसके संदर्भ में जो न्यायिक प्रक्रिया, जो ट्रायल की प्रक्रिया, न्यायिक कार्यवाही चलाई जानी चाहिए थी, उसको भी अभी पूरा नहीं किया गया है। अब इसके संदर्भ में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एक ओर तो उनकी आयु 83 वर्ष है और दूसरी ओर वो जो जिस बीमारी से ग्रस्त हैं, पार्किंसन नाम की बीमारी, वह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। तो कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में हम मानवतापूर्ण दृष्टिकोण से भी कार्य कर सकते थे, जिसमें पूरी न्यायिक व्यवस्था को भी इस प्रकार से बनाए जाने की आवश्यकता है कि उसके माध्यम से न केवल न्यायिक रूप से जो गलत होता है उसको रोका जा सके, साथ ही साथ इसमें दयालुता के गुण को भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। क्योंकि जो दयालुता का जो गुण है, अगर वह समाज में विद्यमान नहीं होगा तो समाज और भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझना है। अब इसके संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि जब भी हम किसी समाज का मूल्यांकन करते हैं कि उस समाज में जो न्याय है, विधि का शासन है, निष्पक्षता है और समानता जैसे गुण जो विद्यमान हैं, उसके प्रति कोई समाज कितना प्रतिबद्ध है, कितना कमिटेड है, तो समाज की न्याय, विधि के शासन, निष्पक्षता और समानता जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का मापन इस तथ्य से नहीं किया जाता कि वो अपने समाज में अमीरों, शक्तिशाली व्यक्तियों, विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और सम्मानित लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करता है, अपितु जो समाज का जो चरित्र चित्रण होता है, जो समाज के चरित्र का वास्तविक मूल्यांकन होता है, वह इस तथ्य से होता है कि वह समाज अपने गरीबों, वंचितों, आरोपियों और कैदियों से किस प्रकार का बर्ताव करता है। और इस बात को ध्यान में रख के ही हमें पूरी भारतीय न्यायिक व्यवस्था को और संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस एडिटोरियल से आप समझ सकते हैं और यह भविष्य में एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वह भी पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है वर्तमान विद्यमान कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस को अब लगभग 1 साल होने वाला है। बावजूद इसके कोरोना वायरस का उद्गम कहाँ से हुआ और यह उद्गमित होके
मानव तक कैसे संचरित हुआ, यह अभी भी पहेली बना हुआ है। कोरोना वायरस के जो दूसरे प्रकार के जो वेरिएंट्स रहे हैं, उनको भी प्रारंभ में पहचाना गया था। इसके संदर्भ में WHO आदि ने कुछ कार्य किए थे, लेकिन जो हमारा वर्तमान का नोवल कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, उसके उद्गम और मानव संचरण के संदर्भ में अभी भी पूर्ण रूप से निश्चितता का अभाव है, जो काफी चिंता का विषय है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ मैंने आपको बताया कि कोरोना वायरस के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को लगभग 1 साल होने को आ रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना वायरस किस जीव से पहला और यह किस रूप में मानव तक फैल गया है, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इससे पहले WHO ने जो सार्स कोरोना वायरस था और मर्स कोरोना वायरस था, इसके संदर्भ में उद्गम स्थल के संदर्भ में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन जो वर्तमान का जो नोवल कोरोना वायरस सार्स कोव 2 है, इसके स्रोत के विषय में 11 महीने होने के बाद भी अनिश्चितता बनी हुई है। अधिकांश विद्वानों का ये कहना है कि जो वर्तमान का जो सार्स कोव 2 नोवल कोरोना वायरस है, वह चमगादड़ों से मनुष्यों में फैला है, लेकिन चमगादड़ से मानव में इसका कैसा प्रसार हुआ, इसके बीच में मध्यवर्ती होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट कौन था, यह जो है अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। कुछ का कहना है कि यह एक जीव पेंगोलिन आदि से फैला है और यह जो है पेंगोलिन या दूसरे प्रकार के जंतुओं से मनुष्य में आया है, लेकिन यह जो मध्यवर्ती होस्ट की जो भूमिका है, वह अभी तक निश्चित नहीं हो पाई है। और अगर हम चमगादड़ों से मानव में फैलने वाले इस कोरोना वायरस के मध्यवर्ती होस्ट की पहचान कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो भविष्य में भी यह उस ना पहचाने जाने वाले मध्यवर्ती होस्ट से मनुष्यों में काफी तेजी से फैल सकता है। और यदि उस मध्यवर्ती होस्ट में इस कोरोना वायरस से संबंधित और भी प्रकार की वैरायटीज हुई कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो नई बनने वाली जो वैक्सीन है, वह भी अप्रभावी हो सकती है। तो इस चीज को जो है समझने की जरूरत है। अगर हम बात करें सार्स कोव की, अगर हम बात करें सार्स वाले वायरस की, जो 2003 में चीन में फैला था, इसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे सार्स कोव के नाम से यानी सार्स कोरोना वायरस के नाम से जाना गया था। यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम था, जो एक प्रकार का वायरल श्वसन का रोग था, जो सार्स से जुड़े कोरोना वायरस से फैला था। यह पहली बार फरवरी 2003 के अंत में चीन में उभरा और बाद में इसका 4 अन्य देशों में भी फैलाव देखा गया। हालांकि वर्तमान का जो नोवल कोरोना वायरस है, इसकी तुलना में इसका जो इंटरमीडियरी होस्ट था, इसका जो मध्यवर्ती जो होस्ट था जिसके माध्यम से मनुष्य में फैला, इसकी पहचान जल्द की गई और इसके तरीके से इसको जल्द नियंत्रित करने में सफलता मिली, जिसमें यह देखा गया कि यह भी चमगादड़ों से मनुष्यों में आया, लेकिन यह आया था एक मध्यवर्ती जीव हिमालयन पाम सिवेट और रकून प्रकार के कुत्ते के माध्यम से, जो चीन के बाजारों में बेचे जाते थे और कई लोग इसके मांस आदि को भी खाते थे। तो यह जो है आप देख सकते हैं, यह हिमालयी प्रकार का एक सिवेट है और यह जो है रकून प्रकार का एक कुत्ता है, जो मध्यवर्ती होस्ट के रूप में कार्य कर रहे थे सार्स कोरोना वायरस के प्रसार में। दूसरी ओर जो 2015 या फिर आप कह सकते हैं 2012 में जिसे पहली बार पहचाना गया, यह जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस था, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मर्स कोव, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस, यह भी कोरोना वायरस की एक प्रजाति थी जो मनुष्यों, चमगादड़ों और ऊंटों को संक्रमित कर रही थी। शुरू में इसे एन कोव के नाम से जाना गया। ये पहली बार 2012 में देखा गया और जुलाई 2015 तक
विशेष रूप से पश्चिम एशिया, जिसे यूरोप आदि देशों द्वारा मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है, उसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, तुर्की, ओमान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया सहित 21 से अधिक देशों में इसके मामले दर्ज किए गए और डब्ल्यूएचओ द्वारा इसे एक भविष्य की महामारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह जो मर्स कोव का वायरस था, यह भी जो है जल्द पकड़ में इसलिए आ गया क्योंकि इसके एक मध्यवर्ती होस्ट के रूप में ऊंटों की पहचान की गई और यह देखा गया कि मिडिल ईस्ट में यह तेजी से इसलिए फैला क्योंकि मानव का जो संपर्क हो रहा था वह ऊंटों के साथ तेजी से हो रहा था और जब ऊंट इससे संक्रमित हुए तो उन्होंने आगे चलकर मनुष्यों को भी संक्रमित किया। तो इस प्रकार से कोरोना वायरस की जो अलग अलग जो प्रकार देखे गए हैं, जिसमें सार्स, मर्स और वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस, इसमें अगर चमगादड़ों से फैलने वाला ये रोग मानव तक जिस इंटरमीडियरी होस्ट के माध्यम से पहुंचा है, अगर इस माध्यम की, जैसे कि हो गया ये पाम सिवेत, यह हो गया हमारा ऊंट और यह हमारा अभी तक अनिश्चित है। तो जब तक इसको लेकर हम निश्चितता पैदा नहीं करेंगे तब तक इसको हम भविष्य में व्यापक रूप से रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि वर्तमान में डब्ल्यूएचओ आदि अन्य संगठन इसको पहचाने जाने के संदर्भ में इसके जो इंटरमीडियरी होस्ट है, मध्यवर्ती जो होस्ट है जिससे मानव में इसका संचरण हुआ है, इसको पहचाने जाने पर काफी बल दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो इसके संदर्भ में डब्ल्यूएचओ ने चीन में महत्वपूर्ण रूप से जांच को प्रारंभ किया है। इसके तहत अल्पकालिक आधार पर और दीर्घकालिक आधार पर भी अध्ययनों को किए जाने पर बल दिया गया है। हालांकि अभी भी कोरोना वायरस जहां से शुरू हुआ, यानी चीन का वुहान शहर, वहां पे व्यापक अध्ययन नहीं किए गए हैं और इसके संदर्भ में जो चीन की भूमिका है वह भी नकारात्मक देखी गई है, जिसमें चीन द्वारा त्वरित आधार पर जो सूचना डब्ल्यूएचओ को दी जानी चाहिए थी वह चीन द्वारा नहीं दी गई। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदि द्वारा चीन की भूमिका का राजनीतिकरण किया गया और इससे अमेरिका और चीन के मध्य जो संबंध थे वह भी कटु होते देखे गए। इससे चीन पर और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और इसके माध्यम से जो आप कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष वैज्ञानिक जांच जो हो सकती थी वह नहीं हुई और इससे अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। यही कारण है कि भविष्य में कोरोना वायरस जैसी जो महामारी है वह मानवता को फिर से खतरा उत्पन्न ना करे, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। इसके तहत न केवल बीमारी के उद्गम स्थल को प्रारंभ में ही खोजना होगा, साथ ही साथ इससे संबंधित जो मध्यवर्ती होस्ट की भूमिका है, इंटरमीडियरी होस्ट की जो भूमिका है, उसको भी हमें जल्द से जल्द पहचानना होगा और यह किस प्रकार से मानव को संक्रमित कर रही है, किस तरीके से भविष्य में इसका प्रभाव हो सकता है, इसके संदर्भ में व्यापक अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और इसी के आधार पर हमें आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करना होगा। तो इस प्रकार की कार्यवाही को यदि हम सुनिश्चित करेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य के जो खतरे हैं उससे हम बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वह पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से यह जो हमारा एडिटोरियल है वह संबंधित है अभी हाल में ही आरबीआई के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप द्वारा दी गई एक अनुशंसा से, जिस अनुशंसा में यह कहा गया कि जो कॉरपोरेट सेक्टर्स के जो कॉरपोरेट समूह, व्यवसायी आदि हैं, उनको भी कुछ नियमों, शर्तों आदि के आधार पर बैंक खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो पिछले कुछ समय में हमने इस टॉपिक को काफ़ी कवर किया है। आज ये फिर से जो है टॉपिक चर्चा में आ गया, जिसमें जो
कॉरपोरेट सेक्टर को जो बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने की अनुशंसा की गई है, उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की गई है और इसको जो है कई प्रकार के उदाहरणों और कई प्रकार के आप कह सकते हैं दृष्टांतों आदि के माध्यम से इसके खतरनाक स्वरूपों की पहचान किए जाने की बात भी इस एडिटोरियल में है। जैसे कि इसको कई उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि यह एक प्रकार से एक ऐसा उदाहरण कहा जाता है जिसमें जो व्यक्ति जिस चीज को पसंद करता है उसी चीज को उसको कह दिया जाए कि आप उसकी रखवाली करें। तो जैसे कि जो जंगली जीव आदि होते हैं जैसे कि फॉक्स या लोमड़ी आदि, वो जो हैं मुर्गी या मुर्गे आदि को खाने में काफ़ी रुचि रखते हैं और यदि उसी लोमड़ी विशेष को ही किसी मुर्गी खाने की चाबी दे दी जाए और उससे ये कहा जाए कि आप इसकी रखवाली करें, तो आप उससे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह जो फॉक्स है वह इस मुर्गी खाने की मुर्गियों को खाएगी। तो इस तरीके की जो निष्पक्षता का जो भाव है, जो कॉरपोरेट सेक्टर को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने के संदर्भ में अपेक्षित किया जा रहा है, वह अनेक विद्वानों द्वारा विविध आधारों पे आलोचना किया गया है, जिसमें रघुराम राजन और विरल आचार्य आदि द्वारा इसे एक प्रकार का बॉम्ब घोषित किया गया है और इसको अपने शैल में ही, अपने प्रारंभ में ही रखे जाने पे बल दिया गया है और इसके माध्यम से ये कहा गया है कि यदि कॉरपोरेट सेक्टर को अगर बैंकिंग लाइसेंस प्रारंभ में ही दे दिए गए तो इसके माध्यम से कॉरपोरेट सेक्टर खुद को ही उधार देने लगेगा। इसके माध्यम से जो इसके प्रतिस्पर्धी हैं, आप उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने प्रतिस्पर्धियों को लोन दे और इसके माध्यम से जो कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए उद्योग होंगे, जो उन विशेष कॉरपोरेट सेक्टर समूह से जुड़ी हुई जो दूसरी कंपनियां होंगी, इकाइयां होंगी, बिजनेस ग्रुप्स होंगे, उनको ही वह उधार देंगे और इसके माध्यम से आपस में जुड़ी हुई उधार लेने की परंपरा, जिसे इंटरकनेक्टेड बैंकिंग के माध्यम से, इंटरकनेक्टेड लैंडिंग के माध्यम से जाना जाता है, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह एक तरीके का हितों का संघर्ष है, जिसमें जो बैंक के जो मालिक हैं वही बैंक के मालिक ही उधारकर्ता के रूप में देखे जाएंगे, यानी खुद बैंक का मालिक अपने को ही उधार देगा और चूंकि बैंक का मालिक ही खुद को उधार दे रहा है, इसलिए आप उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह निष्पक्षता का बर्ताव करे। तो विद्वानों का ये तर्क है कि आरबीआई इसके संदर्भ में चाहे जितने भी प्रयास कर ले, वह जो आंतरिक आधारों पर दिया जाने वाला ये जो उधार की व्यवस्था होगी उसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे कि हाल के समय में यस बैंक आदि के संदर्भ में देखा गया, जिसने इंटरकनेक्टेड लैंडिंग के माध्यम से जो यस बैंक के जो प्रमोटर थे या यस बैंक के जो मालिक थे, राणा कपूर आदि, उनसे जो जुड़े हुए जो लोग थे, उनसे जो जुड़े हुए जो बिजनेस समूह थे, उनको जो है सस्ती दरों पे लोन प्रोवाइड किए गए और उनसे लोन वापस लिए जाने के संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं बरती गई, जिससे यस बैंक का जो खतरा था, यस बैंक के जो डूबने का जो खतरा था, वो बढ़ता चला गया और इससे एक प्रकार के टाइकून क्रोनिज्म को बढ़ावा मिला, यानी जो बिजनेस समूह थे उन्होंने अपने ही लोगों को लोन दिया और इसके माध्यम से जो भाई भतीजावाद की जो संस्कृति थी वह औद्योगिक क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से देखी गई और इसके माध्यम से यह कोशिश की गई कि जो पैसा, जो लोगों का जो धन है, जो व्यापक रूप से बैंकों में जमा है, उस लोगों के धन का प्रयोग किया जा सके व्यक्तिगत व्यापारिक हितों के लिए और इन व्यक्तिगत व्यापारिक हितों के तहत ऐसे ही ग्रुप्स, ऐसी ही कंपनी, ऐसे ही व्यापारिक समूहों को ऋण दिया गया जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनके जानकार थे और इसके माध्यम से कोशिश ये की गई कि जो मार्केट में जो समूह विशेष की जो मोनोपोली, एकाधिकारवाद है, वह बढ़ सके। और अगर इस प्रकार से कॉरपोरेट सेक्टर भारत के लोगों के धन
का प्रयोग जो बैंकिंग व्यवस्था में है उसका प्रयोग अगर वो खुद के लाभ के लिए करेगा तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। जिसमें वर्तमान में हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो सरकारी बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आदि हैं, वह निश्चित रूप से बहुत सारी कमियों से और बहुत सारी आप कह सकते हैं अप्रभाविताओं से ग्रस्त हैं, जिसमें वह जो हैं इतने ज़्यादा प्रभावी प्रतिस्पर्धी नहीं है जितना निजी सेक्टर के बैंक या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बैंकों को बिजनेस टाइकून आदि के नियंत्रण में दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा किए जाने की स्थिति में केवल उनके द्वारा खुद के लाभ के लिए ही कार्य किया जाएगा। और भारत में काफ़ी समय पहले से ही व्यापारिक समुदाय और पॉलिटिकल क्लास, व्यापारी समुदाय और राजनीतिक वर्ग के बीच गठजोड़ की बात काफ़ी लंबे समय से की जा रही है। और अगर यह व्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र में भी विद्यमान हो जाती है, कॉरपोरेट क्षेत्र को लाइसेंस दिए जाने के माध्यम से, तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेंटिमेंट्स हैं वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे, जिससे भारत में निवेश भी प्रभावित हो सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो रेटिंग आदि है वह भी गिर सकती है। तो काफ़ी दृष्टिकोणों से जो है आप इस पूरे मसले को समझ सकते हैं। इसके पहले के वीडियोस आदि में भी हमने इसकी चर्चा की थी। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो अगला एडिटोरियल है वह पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हमारा ये जो एडिटोरियल है वह संबंधित है अभी हाल में ही हुए संघाई सहयोग संगठन के मीटिंग से, जो हुई है दिल्ली में हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग। और ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग हुई इसमें काफ़ी सारी सकारात्मक बातें देखी गई, हालांकि बहुत सारी चुनौतियों के बिंदु भी इसमें देखे गए हैं जिसे ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके कुछ तथ्यों के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं उनकी मीटिंग भारत में हुई और भारत ने जब से संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता ली है उसके बाद पहली बार ये मौका था जब उसकी मीटिंग भारत में हुई है, जिसमें एक संयुक्त घोषणा पत्र जो जारी किया गया, उस संयुक्त घोषणा पत्र में आने वाले समय विशेष रूप से 2021 और 22 के काल में जो संघाई सहयोग संगठन का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोविड-19 की जटिलताओं से उत्पन्न हुई जो स्थितियां हैं उनको और बेहतर किस प्रकार से किया जाए, इसको लेकर एक आप कह सकते हैं रोड मैप तैयार किया गया, ताकि जो सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और खाद्य संबंधी जो चिंताएं विद्यमान हो रही हैं उनको हम बेहतर ढंग से निवारित कर सकें, विशेष रूप से संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्र में। इसके अलावा इस संयुक्त घोषणा पत्र में जो सदस्य राष्ट्र हैं संघाई सहयोग संगठन के, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में बहुपक्षीयता का समर्थन किया और यूएन चार्टर में विश्वास करते हुए इस बात पे बल दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वह नियम आधारित व्यवस्था के आधार पर विकसित होने चाहिए। और इस बात को भी जो है अभिव्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियम आधारित व्यवस्था के निर्माण में जो संघाई सहयोग संगठन है वह कितनी प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। तो ये कुछ ऐसी सकारात्मक बातें हैं जो आप कह सकते हैं। हालांकि जो एससीओ की जो बैठक है वह कई सारे मतभेदों के साथ भी दिखाई दे रही है, जिसमें भारत में होने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसी प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा नहीं लिए, बावजूद इसके कि यह जो बैठक हुई थी वह वर्चुअल आधार पर आयोजित हुई थी। अब इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने कई बातों को उजागर किया, विशेष रूप से आतंकवाद के मसले पर दोनों देशों में मतभेद देखे गए, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर राज्य नियंत्रित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर आदि के मुद्दे को उठाया।
इसमें आप भारत चीन मतभेदों को भी देख सकते हैं, जिसमें एससीओ के अन्य सदस्यों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन द्वारा प्रारंभ की गई बेल्ट एंड रोड पहल का स्वागत किया। हालांकि भारत जो है अभी भी इसका भाग नहीं बना है। अब यह कुछ ऐसे मतभेद हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि इसके बावजूद भारत के लिए जो संघाई सहयोग संगठन की जो महत्ता है वो अनेक रूपों में है, और भारत इसकी जो प्रगाढ़ता है, इसके संबंध में जो संबंधों की जो प्रगाढ़ता है उसको लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देश भले ही आपस में बैर रखते हों, आपस में कई मुद्दों पर मतभेद रखते हों, इसके बावजूद एससीओ के माध्यम से जो क्षेत्रीय एंटी टेरर स्ट्रक्चर के तहत जो संयुक्त युद्धाभ्यास आदि किए जाते हैं, जिसे रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर के तहत होने वाला आप कह सकते हैं संयुक्त युद्धाभ्यास है, उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों संयुक्त रूप से भागीदारी करते हैं। इसके अलावा हाल के समय में एससीओ प्लेटफॉर्म का भारत ने इस्तेमाल किया है चीन से सीमा तनाव के संदर्भ में उच्च स्तरीय वार्ता किए जाने के संदर्भ में, जिसमें जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो आपस में मिले और उन्होंने सीमा तनाव के संदर्भ में वार्ता की और जो सीमा तनाव है उसको बेहतर किए जाने का प्रयास किया। भारत ने हाल के समय में दक्षिण एशिया के संगठन सार्क और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों द्वारा प्रारंभ किए गए मुक्त व्यापार समझौते आरसीईपी की तुलना में हाल के समय में जो एससीओ है उसको अधिक महत्व दिया है, और इसके माध्यम से भारत यह कोशिश कर रहा है कि जो मध्य एशियाई राष्ट्र हैं, जो आप कह सकते हैं रूस है और जो उसके तटवर्ती रूस और उसके जो समीपवर्ती जो देश हैं, वहाँ तक भारत विशेष रूप से यूरेशिया आदि क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बेहतर बना सके। इसके लिए एससीओ के प्लेटफॉर्म का भारत ने काफ़ी बेहतर इस्तेमाल करना प्रारंभ किया है, और विशेष रूप से व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने, रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने, ऊर्जा संबंधों को बेहतर बनाने आदि के दृष्टिकोण में एससीओ का काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके माध्यम से भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से हाल के समय में भारत के यूएसए और दूसरे यूरोपियन नेशंस यानी वेस्ट के साथ जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, उसके परिदृश्य में भारत को इस तरीके से ना देखा जाए कि वो धीरे धीरे वेस्ट सेंट्रिक होता जा रहा है, यानी पश्चिम केंद्रित भारत होता जा रहा है। इस चीज को भी काउंटर करने के लिए, इस चीज को भी जो है आप कह सकते हैं नकारने के लिए भारत ने अपने संबंधों में बहुपक्षीयता या फिर विविधता को महत्वपूर्ण अंग दिया है, और इसके माध्यम से भारत एससीओ में भी लगातार भागीदारी कर रहा है, जिसमें पश्चिम से हमारे संबंध तो बेहतर हुए ही हैं, साथ ही साथ हमारे संबंध चीन, रूस, मध्य एशिया और यूरेशियाई राष्ट्रों के साथ भी और बेहतर हो सकें। इसके लिए भारत ने एससीओ को एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में स्थापित किया है। तो इस संदर्भ में जो है एससीओ की महत्ता को आपको समझना चाहिए। अब अगर हम बात करें एससीओ में आतंकवाद पर भारत ने क्या कहा, तो भारत ने बैठक के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इसके संदर्भ में आतंकवाद को मानवता के शत्रु के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से भारत ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की है, और पाकिस्तान की भारत ने इसी आधार पर आलोचना की कि वह आतंकवाद को एक राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से यह भारत ने अपील की है कि वो सामूहिक रूप से इस चुनौती से निपटे। अब अगर हम बात करें संघाई सहयोग संगठन की, तो इसका फॉर्मली औपचारिक रूप से जो स्थापना हुई है वो 2001 में हुई, एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, जो एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसका उद्देश्य जो
संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं और तत्संबंधी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखा जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। अगर ज्योग्राफिकल कवरेज, भौगोलिक कवरेज और आबादी के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, जिसमें रूस और जिसमें चीन के साथ ही मध्य एशिया के राष्ट्र शामिल हैं। तो यूरेशियाई महाद्वीप का लगभग 3/5 भाग और मानव आबादी का लगभग 50% जो है यह संगठन कवर करता है और रूसी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर इसके सदस्य देशों के बारे में बात की जाए तो इसके सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पर्यवेक्षक देश हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और वार्ता साझेदार यानी डायलॉग पार्टनर्स हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। ये एक मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं मेंबर स्टेट्स कौन से हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हल्के ब्लू कलर से दिखाया गया है। ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और डायलॉग पार्टनर्स हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और टर्की। और जो गेस्ट रूप में अटेंड करते हैं उसमें आसियान कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान है, CIS कंट्रीज़ हैं और संयुक्त राष्ट्र है। तो इस रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है जिसे आपको समझना चाहिए। अब हम अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं। अगली जो हमारी खबर है वे पेज नंबर 9 से ली गई है और इसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। मुख्य रूप से यह खबर संबंधित है भारत कनाडा संबंधों में, जिसमें अभी हाल में ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत में जारी कृषक संगठनों के विरोध पर अपने समर्थन को जाहिर किया गया है। और कनाडा के प्रधानमंत्री का ये जो वक्तव्य है उसकी भारत में कई आधारों पर आलोचना की जा रही है, जिसमें कई विद्वानों का ये मत है कि कनाडा इसके माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। भारत ने भी ऑफिशियली इसकी आलोचना की है, जिसमें भारत का मत है कि जो कनाडाई नेताओं की जो कृषक विरोधों पर जो की जाने वाली जो टिप्पणियां हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन पर आधारित हैं, गलत सूचनाओं पर आधारित हैं, जिसमें कृषि संबंधी जो विरोध किया जा रहा है वह भारत का एक आंतरिक मामला है। और जो आपके जो दो देशों के मध्य जो कूटनीतिक चैनल्स होते हैं उनका प्रयोग इस तरीके के राजनीतिक मामलों को उठाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर बहुत सारे विद्वान इस बात को भी इंगित कर रहे हैं कि जो कनाडा के नेताओं द्वारा की गई जो टिप्पणी है वह कनाडा की आंतरिक राजनीति से भी संबंधित है, जिसको समझने की जरूरत है। जिसमें वर्तमान जो कनाडा सरकार है उसको कई इंडियन ओरिजिन व्यक्तियों की पार्टियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है जगमीत सिंह। इन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी NDP। और ये जो NDP पार्टी है वह कनाडा की सरकार को समर्थन दे रही है। इसके अलावा कनाडा में जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विशेष रूप से पंजाब से जाने वाले व्यक्ति वह काफ़ी व्यापक संख्या में हैं। इसीलिए समय समय पर भारतीय मूल के कनाडाई नेता जो हैं वह भारतीय खबरों को उठाते रहते हैं ताकि भारतीय वोट बैंक जो कनाडा में विद्यमान है उसमें अपनी स्थिति वो मजबूत कर सके। जैसे कि जगमीत सिंह द्वारा अभी हाल में ही प्रकाश पर्व पर गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उत्सव पर भारत की घटनाओं का उल्लेख किया गया और इसके संदर्भ में उन्होंने कृषि बिलों की भी चर्चा की। इसी प्रकार से जो दूसरे अन्य भारतीय मूल के जो कनाडाई हैं वह भी इस तरीके की भारत संबंधी बातों को उठाते रहे हैं, जैसे कि गुररत्न सिंह, जैक हैरिस आदि। इसके अलावा अगर हम कनाडा की सरकार की आप कह सकते हैं संगठन को देखें, कैबिनेट को देखें तो उसमें भी कई भारतीय मूल के नेता विद्यमान हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हरजीत सज्जन आदि। अब इसी पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें कनाडाई प्रधानमंत्री के वक्तव्य को देखे जाने की जरूरत है और इसी आधार पर आप इसे जोड़ सकते हैं कनाडा की आंतरिक राजनीति से।
अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित हैं? सुरक्षा बल और दूसरी तरफ है उनके ऑपरेशन का क्षेत्र। सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी पाकिस्तान और बांग्लादेश, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सीमा सुरक्षा बल होगा बीएसएफ सॉरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नेपाल, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी चीन और भूटान। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है इसकी हमें पहचान करनी है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि एक दो और तीन। तो आज पेज नंबर 10 पर इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान सीमा के पास बहुत सारे टनल्स और ड्रोन्स की पहचान की है, और वो इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत के प्रति अपनी जो आक्रामक नीति है उसमें वृद्धि कर रहा है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको जो है बनाया गया था 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, और जो इसकी जो संख्या है वो लगभग 2,65,000 की फोर्स है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर निगरानी करती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, ये कहाँ पे निगरानी करती है? तो सीमा सुरक्षा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये कहाँ निगरानी करती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये निगरानी करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। दूसरी जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, यह कहाँ करती है? तो नेपाल और भूटान में। और जो तीसरी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, वह करती है चीन में। तो इसको अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो हमने क्या बात कही थी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बारे में हमने क्या कहा? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, यानी पहला तो एकदम सही है। दूसरा क्या है? सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। तो एसएसबी कहाँ पे थी? तो नेपाल और भूटान में थी। तो नेपाल और भूटान जो है उसमें होना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल कहाँ पे है? तो नेपाल और भूटान में है। तो नेपाल और भूटान में यह होना चाहिए। तो नेपाल में तो है लेकिन भूटान में नहीं है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस चीन और भूटान में है। तो सशस्त्र सीमा बल नेपाल में है लेकिन ये साथ में भूटान में भी है। तो पहला तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहाँ पे है? तो केवल चीन में वो निगरानी करती है, भूटान और नेपाल में निगरानी करता है हमारा एसएसबी। तो सही क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा, जिसमें अगर भूटान जो है उसको भी हम इसको शामिल करेंगे, ठीक है। तो पहला दूसरा जो है हमारा सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। इसके संदर्भ में आप इस विकल्पों को याद रखिएगा, इसके आधार पर आप भविष्य में और भी उत्तर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैस्पियन सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल है। कैस्पियन सागर एंडोरिक बेसिन का एक उदाहरण है। प्रमुख नदियां वोल्गा, यूराल और डैन्यूब उत्तरी कैस्पियन में गिरती हैं। तो आपको क्या करना है? सही कथन की पहचान करनी है। तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, ये एकदम सही है, पहला कथन सही है। कैस्पियन सागर एक एंडोरिक बेसिन का उदाहरण है, यह भी सही है। लेकिन जो तीसरा कथन है वह गलत है। क्यों? क्योंकि वोल्गा और यूराल तो जरूर कैस्पियन सागर में गिरती हैं, लेकिन डैन्यूब जो है वह नहीं गिरती। डैन्यूब जो है वो रोमानिया के पास जाके गिरती है, और इस आधार पर यह कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक और दो। तो कैस्पियन सागर उसके तटवर्ती देश तब चर्चा में आए जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जारी जो नगोर्नो काराबाख विवाद है उसको रूस द्वारा अपनी मध्यस्थता के माध्यम से कम करने का प्रयास, शांत करने का प्रयास किया गया है। जिसमें अगर हम कैस्पियन सागर की बात करें तो इसको आप देख सकते हैं। कैस्पियन सागर जो है दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय जलों में से या जल निकायों में से एक है, जिसमें कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान प्रमुख बॉर्डर कंट्रीज हैं।
अगर नदियों के बारे में बात करें तो देख सकते हैं आप, ये वोल्गा और यूराल, ये दोनों जो हैं कैस्पियन सागर से संबंधित हैं। अब यह जो सागर है, जो वास्तव में एक झील है, यह एक प्रकार का बंद जल संभर का उदाहरण है, जिसे कहा जाता है एंडोर्फिक बेसिन। यह जो एंडोर्फिक बेसिन होता है, यह लगातार अपने पानी को बरकरार रखता है और यहाँ से पानी जो बाहरी निकायों में जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। तो लगातार अपने पानी को बंद करके रखने वाला एक ये कैस्पियन सागर है, जिसे आप टेक्निकल रूप से झील के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रय प्रबंधन के सूचकांक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह केवल विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि का एक संकेतक है। पीएमआई आमतौर पर हर 6 महीने में जारी किया जाता है और इसे आर्थिक गतिविधियों का एक अच्छा प्रमुख संकेतक माना जाता है। विकल्प देखने हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के संदर्भ में ये दोनों के दोनों जो कथन हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रय प्रबंधन सूचकांक है वह विनिर्माण के अलावा दूसरे क्षेत्र जैसे कि सेवा क्षेत्र आदि में भी जारी किया जाता है और यह एक प्रकार का सर्वे आधारित सूचकांक है, जिसमें जो व्यापारी आदि हैं उनसे पूछा जाता है कि जो मार्केट है विनिर्माण सेवा क्षेत्र वह कैसे काम कर रहा है और उसमें उनको रैंकिंग दी जाती है और इस आधार पे 100 के आधार पे इसमें सूचकांक निकाला जाता है। तो जो इस महीने का जो आप कह सकते हैं जो नवंबर महीने का जो सूचकांक आया है उसमें जो पीएमआई है वह 56.3 है, जो पिछले महीने की तुलना में कम है। अक्टूबर में यह है 58.9 था, जो इस बात को दर्शा रहा है कि जो पिछले फेस्टिवल मंथ्स में जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो बेहतर स्थिति देखी गई थी वो फिर से थोड़ी कम हो रही है, जिसको निवारित करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। और पिछले कुछ महीने से लगातार जो है पीएमआई पर लोग नज़र रख रहे हैं, जिसके माध्यम से मार्केट सेंटिमेंट्स को जानने का प्रयास किया जाता है और इसको हर महीने जारी किया जाता है। यह आपको भी जानना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित है? मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग और बलात् श्रम पर प्रतिबंध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 कि 1, 2, 3 और 4। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में परिकल्पित किया गया है, जिसमें मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम और कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार का प्रतिबंध शामिल है। यह शामिल हो जाएगा। तो 1 और 4 तो इसमें निश्चित रूप से शामिल है। वहीं दूसरी ओर जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वह अनुच्छेद 17 का भाग है समानता के अधिकार का, और अल्पसंख्यक हित संरक्षण जो है वो आप कह सकते हैं 25 से 28 और उसके बाद 29 और 30 में लिखा गया है, जिसमें 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 में अल्पसंख्यक हित का संरक्षण शामिल है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 1 और 4 जो है वो सही उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जिसमें आज ये खबर महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह स्टेप लिया है कि जो ट्रैफिकिंग के चलते जो बच्चे जो इसका शिकार होते हैं उनको बार बार कोर्ट आके अपनी दुविधा को या अपनी स्थिति को बयान ना देना पड़े, जो उनको जो विविध प्रकार का मेंटल ट्रॉमा आदि होता है उससे वो बचे रह सकें। इसके लिए अब यह निर्धारित कर दिया गया है कि जो ट्रैफिकिंग के शिकार जो बच्चे हैं वो अब अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। और इसके संदर्भ में जस्टिस एल नागेश्वर राव की जो खंडपीठ है उसने जो असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान हैं उनको ये निर्देश दिया है कि वो इसके संदर्भ में एक पायलट प्रोजेक्ट को चलाएं, ताकि इसके संदर्भ में जो बच्चों का जो शोषण होता है और शोषण के पश्चात न्यायिक प्रक्रिया को पालन किए जाने के संदर्भ में उनको जो निरंतर ट्रॉमा आदि झेलना पड़ता है उसका निवारण बेहतर ढंग से किया जा सके।
ये हो गया। अब एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नदी और जाकर मिलती है। मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर कि जाम्बेजी हिंद महासागर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं या हैं? केवल एक और दो, केवल तीन और चार कि एक, दो और चार। तो मेकोंग नदी अंडमान सागर में नहीं मिलती, वो जो है साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर में जाके मिलती है। तो पहला गलत हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ए और डी गलत। थेम्स जो है वो आयरिश सागर में नहीं मिलती, वो नॉर्थ सी में उत्तरी सागर में जाके मिलती है। तो हमारा दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो एक और दो दोनों गलत। तो ये है। अब तीन और चार में से हमारा होना चाहिए बी और सी में से। तो देखिए तीन तो दोनों में है, इसका मतलब तीसरा तो सही है एकदम। चौथा देख लेते हैं। तो जाम्बेजी जो नदी है वो अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है जो हिंद महासागर में जाके मिलती है। तो चौथा भी हमारा सही हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केवल तीन और चार। ये हो गया। अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिरासत में विकलांग व्यक्ति के लिए उपयुक्त सहायता और विशेष स्वास्थ्य देखभाल पहुंच से इनकार करना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और राज्य के दायित्वों का उल्लंघन है। चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के पैमाने और जटिलता को देखते हुए हमें मध्यवर्ती मेजबानों, इंटरमीडिएट होस्ट और वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच के एक निरंतर और व्यापक सेट की आवश्यकता है। इंटरमीडिएट होस्ट की खोज कैसे फायदेमंद है, स्पष्ट करें। 150 शब्द 10 अंक। तो आज की चर्चा के आधार पर आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि द हिंदू के विविध एडिटोरियल्स और आलेखों की चर्चा हम बेहतर ढंग से आपके साथ कर सकें। अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के इस सत्र में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। थैंक यू।